फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दो पार्ट्स हैं। क्या है दो पार्ट्स? बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले हमने करी बैलेंस शीट पे पीएचडी, अब हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डिग्री कोर्स, ठीक है ना, क्योंकि वो इतनी बड़ी है नहीं जितनी बैलेंस शीट है, बट वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। ध्यान से देखेंगे, डिटेल में कराऊंगा ताकि आपको रेशियोज में भी हेल्प हो और कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी हेल्प हो। रेशियोज कैलकुलेट करते वक्त स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यूज हुई कि नहीं हुई? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काम आई कि नहीं आई? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल में, आपको आगे एनालिसिस में हेल्प करेगी। डिटेल में अंडरस्टैंड करना मतलब मैक्सिमम 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर, बट अंडरस्टैंड द सीक्वेंस। अलग क्या है? पहली बात, इसका फॉर्मेट कहां प्रिस्क्राइब्ड है? शेड्यूल 3 पार्ट 2। पार्ट 1 इज द बैलेंस शीट, पार्ट 2 इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमने 11th में करा था। सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें दो अलग अकाउंट्स बनाए थे, ट्रेडिंग अकाउंट अलग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग। कंपनीज के केस में एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनती है, कंपनीज के केस में एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनती है। स्टेटमेंट का नाम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट का नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट अलग नहीं बनता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग नहीं बनता, एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनती है। तो डाउट आता है सर, बट ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस था टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पर्पस था टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो अगर एक सिंगल स्टेटमेंट बन रही है तो ये डिफरेंट फिगर्स कैसे पता चलेंगे? कह रहे वो आपको फिर अलग से वर्किंग करनी पड़ेगी, वो आपको अलग से वर्किंग करनी पड़ेगी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में बाइफर्केशन नहीं हो रही ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की अलग से। आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक सी चीज जो आपको याद होनी चाहिए, ध्यान से देखना। एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे कोई भी बाइफर्केशन नहीं हो रही, बट मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस उस तरीके से करा रहा हूँ कि आगे जिस चैप्टर में भी ये यूज हो तो आपको कुछ नया ना करना पड़े। एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस incurred on purchase, manufacturing और production of goods or services. Expenses incurred in the purchase, direct expenses, जो भी हम कहाँ दिखाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे, जो भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाया करते थे, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बन रहा, बट मीनिंग थोड़ी ना चेंज हो जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कुछ एग्जांपल, एक तो आ गया आपका परचेजेस और कैरेज, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, शिपिंग चार्जेस होते हैं, ऑक्ट्रॉय, कार्टेज, इनवर्ड्स। इनवर्ड्स होते थे एट द टाइम ऑफ परचेजेस, यस और नो? परचेजेस हो गई, और मटेरियल कंज्यूम और फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस। कोई भी फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस हो तो वो सारे क्या होते थे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कोई भी डाउट डायरेक्ट एक्सपेंसेस में? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बाकी सारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी सारे खर्चे
आपके इनडायरेक्ट हो गए। अब जो खर्चा डायरेक्ट नहीं है, अब इतना तो आइडेंटिफाई कर ही लेंगे कि कौन सा एक्सपेंस है कौन सा एसेट है। तो जो एक्सपेंस नहीं है वो एसेट है, मतलब आपने खर्चा किया, यहाँ तो एसेट क्रिएट होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्लीज यार वो सब हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ जो आपके एक्सपेंसेस हैं, यहाँ तो डायरेक्ट होंगे या इनडायरेक्ट होंगे, उसके आइडेंटिफिकेशन में कोई डाउट? इनडायरेक्ट के एग्जांपल्स, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड, सैलरीज पेड। मैं कह रहा हूँ जो एक्सपेंस डायरेक्ट नहीं है वो सारे के सारे क्या हैं? इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल, रेंट, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, सब एक्सपेंसेस की बातें हो रही हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बैड डेट्स, द लिस्ट इज नेवर एंडिंग। ठीक है ना? जो भी एक्सपेंस डायरेक्ट नहीं है बट एक्सपेंस है वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। कोई भी डाउट? एक्सपेंसेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्लियर? इनकम्स और रेवेन्यू, इनकम्स और रेवेन्यू दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो आपका मेन बिजनेस है, जिस चीज में आप डील करते हो। मैं अगर कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ तो कोचिंग से जो मेरी इनकम आ रही है दैट इज अ डायरेक्ट इनकम, बिजनेस इनकम, ऑल्सो नोन एज RFO। क्या बोलते हैं इसको? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इनडायरेक्ट इनकम को, इनडायरेक्ट इनकम को क्या बोलते हैं? अदर इनकम। क्या बोलते हैं? अदर इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एग्जाम्पल, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कोई भी आपकी इनकम अदर देन आपका मेन बिजनेस। अगर सिर्फ लिखा है RFO तो वो डायरेक्ट इनकम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो पैसे आपने कमाए दैट इज RFO। उसके अलावा जो भी आपकी इनकम है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मैंने शेयर्स खरीदे उससे कुछ कमाया, प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखे, कुछ भी, वो सब अदर इनकम। अभी हम देखेंगे इसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो फॉर्मेट स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनकम दो टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्लियर? ये इसलिए करा रहा हूं ताकि आगे भी आपको काम आए। तो चलो अब फॉर्मेट पे आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पहले क्या होता था? हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, टी शेप फॉर्मेट, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड, नॉट एनीमोर। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में होता है वर्टिकल फॉर्मेट। जैसे बैलेंस शीट में था वर्टिकल फॉर्मेट, यहाँ पे भी वर्टिकल फॉर्मेट है, कोई डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं है। इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट, तो इसलिए डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होती। Statement of profit and loss for the year ended. Balance sheet is as at. Statement of profit and loss will be for the year ended. Particulars, note number, current year, previous year. वो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि आपका कंपेरेटिव होना चाहिए, करंट ईयर भी और प्रीवियस ईयर। दैट इज एज पर द फॉर्मेट। आप जो क्वेश्चन कर रहे होंगे एक ही साल का सॉल्व कर रहे होंगे। पॉइंट, नोट नंबर। नोट नंबर का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेड्स और सब हेड्स आ रहे हैं, उसके अंदर जो भी कैलकुलेशन है, उसके अंदर जो भी आइटम्स हैं, इसमें भी नोट्स टू अकाउंट्स बनता है, इसमें भी नोट्स टू अकाउंट्स होता है। बट इसका इतना एक्सटेंसिव नहीं होता जितना बैलेंस शीट का होता है, बट इसका भी नोट्स टू अकाउंट्स बनता है। बट इसमें आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, फेस याद होना चाहिए, बाकी जस्ट रीड। फेस, जो कंटेंट्स आ रहे हैं ना फेस पे, वो एग्जैक्ट ऑर्डर में याद होने चाहिए, बाकी का जनरल मीनिंग पता होना चाहिए और कुछ नहीं। बैलेंस शीट में तो बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो इसलिए वो इतनी डिटेल में करनी जरूरी थी क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स थी। यहाँ पे फॉर्मेट याद होना चाहिए, सीक्वेंस में याद होना चाहिए,
ये समझ आना चाहिए कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, चाहे वो इनकम हो या एक्सपेंस हो। एक एक करके बात करते हैं। दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक होता है रेवेन्यू, एक है रेवेन्यू, एक है एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू की सिर्फ दो कैटेगरीज हैं। रेवेन्यू फर्स्ट मेजर कैटेगरी, एक्सपेंसेस दूसरी मेजर कैटेगरी। रेवेन्यू इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक आरएफओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो हो गई आपकी क्या डायरेक्ट इनकम, और दूसरा क्या है अदर इनकम, वो हो गई आपकी इनडायरेक्ट इनकम। तो बचपन में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते थे डायरेक्ट इनकम, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते थे इनडायरेक्ट इनकम। इसमें एक ही जगह आ रहा है रेवेन्यू, कोई ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट अलग से नहीं बन रहा। तो डायरेक्ट इनकम भी आ गई, इनडायरेक्ट भी आ गई, दोनों को एडअप किया तो आया टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू आ गया, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस विल गिव यू प्रॉफिट। बट टोटल एक्सपेंसेस इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर में याद करना पड़ेगा, ऑर्डर में याद करना पड़ेगा, ध्यान से देखना सीक्वेंसिंग। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम, सबसे पहले आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कि आप अगर मैन्युफैक्चरर हो तो आपने जो मटेरियल्स यूज करे कितनी कंजम्पशन हुई, कितनी कंजम्पशन हुई, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम। फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स प्लस परचेजेस ऑफ मटेरियल्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मटेरियल कंजम्पशन इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। तो पहला आइटम आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। दूसरा परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, ये और कुछ नहीं आपका नेट परचेजेस ही है, और कुछ नहीं आपका नेट परचेजेस है। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, जिस चीज में आप डील करते हो वो सामान आपने खरीदा, इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। चेंज इन इन्वेंट्री, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चेंज इन इन्वेंट्री होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। बचपन में जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो डेबिट साइड पे दिखाते थे ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड पे दिखाते थे क्लोजिंग स्टॉक। तो जैसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते थे, ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते थे, करते थे कि नहीं करते थे? तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग का फॉर्मूला होता है चेंज इन इन्वेंट्री। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे आ रहे हैं, सारे खर्चे डेबिट साइड पे आ रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे आ रहा है, सारी इनकम क्रेडिट साइड पे आ रही है। तो क्रेडिट्स अगर ज्यादा होंगे तो क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स होता था ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, डेबिट्स माइनस क्रेडिट होता था अगर ग्रॉस लॉस के लिए। तो क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट था तो उसमें ऑपोजिट साइड पे आ रहे होते थे, कि ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे, ओपनिंग स्टॉक उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाता था या इनकम, एक्सपेंस, तो इसीलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। क्लोजिंग स्टॉक उस पीरियड के लिए इनकम मान ली जाती थी, क्योंकि जो सामान आपने खरीदा वो बिका ही नहीं, तो उतना कैरी फॉरवर्ड करो। क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स में आ रहा है, बट ट्रेडिंग अकाउंट में जो क्रेडिट आ रहा है आप उतना एक्सपेंस रिवर्स कर रहे हो, इट इज अ टाइप ऑफ इनकम, अपना खर्चा रिवर्स कर रहे हो इसलिए क्रेडिट कर रहे हो। ट्रेडिंग अकाउंट में दो सेपरेट साइड्स होती थी, ओपनिंग अलग दिखाते थे, क्लोजिंग अलग दिखाते थे। यहाँ पे तो सेपरेट साइड्स नहीं है, तो यहाँ पे हम उसके एडजस्टमेंट करके दिखाते हैं चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री हमें कैलकुलेट करके दिखाना होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। चेंज इन इन्वेंट्री किस किस चीज का हो सकता है? चेंज इन इन्वेंट्री हो सकता है फिनिश्ड गुड्स का, चेंज इन इन्वेंट्री हो सकता है वर्क इन प्रोग्रेस का, चेंज इन इन्वेंट्री हो सकता है स्टॉक इन ट्रेड का। जो फॉर्मेट ध्यान से नहीं पढ़ते और जो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते उनको तो लगता है कि ये दो अलग आइटम्स हैं, चेंज इन इन्वेंट्री और फिनिश्ड गुड्स अलग है, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड अलग है, क्योंकि यहाँ नंबरिंग दो नहीं रखी, जबकि ये एक ही लाइन है। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो चेंज इन इन्वेंट्री किसी भी चीज का हो सकता है। आप अगर मैन्युफैक्चरर हो, फिनिश फॉर्म में सामान पड़ा है तो चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। मैन्युफैक्चरर हो, सामान अभी बना नहीं, तो चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं।
और अगर ट्रेडर हो, बना बनाया सामान खरीदते हो, तो चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हम इस साल का नेट एक्सपेंस निकाल रहे हैं, तो ओपनिंग एक्सपेंस होता है माइनस क्लोजिंग, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग चेंज इन इन्वेंट्री बोलते हैं। क्या चेंज इन इन्वेंट्री नेगेटिव हो सकता है? Yes, when the closing stock is more than the opening stock, change in inventory can be negative. Employee benefit expenses, employee से सारे रिलेटेड खर्चे यहाँ पे आ जाते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सैलरीज हो गया, स्टाफ वेलफेयर हो गया, एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी खर्चा है तो किस में आ जाएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस? वेरी गुड, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। सर दोनों कैसे हो सकता है? सैलरीज इनडायरेक्ट होता है, वेजेस वेजेस डायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का एक और एग्जांपल, डायरेक्ट एक्सपेंस का एक और एग्जांपल वेजेस। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, बट अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, सिर्फ लिखा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 50,000, तो हम उसको इनडायरेक्ट मानते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है। हम क्या अज्यूम, एम्प्लॉय लिखा है, कुछ नहीं लिखा, वर्कर, फैक्ट्री, कुछ नहीं वर्ड, तो हम अज्यूम करते हैं कि ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, बट if nothing is specified, if nothing is specified, if nothing is specified, तो क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, इसमें आता है इंटरेस्ट एटसेट्रा। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, पैसा रेज करने से रिलेटेड खर्चा। डिबेंचर्स पे आपने इंटरेस्ट पे किया, बैंक लोन बोरो किया, उस पर कोई प्रोसेसिंग फीस पे करी, इंटरेस्ट पे करा, कुछ भी, तो ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? ऑलवेज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑलवेज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट होता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन टैंजिबल एसेट्स पे होता है, अमोर्टाइजेशन इनटैंजिबल एसेट्स पे होता है। तो ये भी क्या होगा? ऑलवेज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो कैटेगरीज बना दी उन्होंने, तो इसमें नोट्स टू अकाउंट्स में आएगा कि डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स, तो वो सारी डिटेल्स नोट्स टू अकाउंट्स में। अदर एक्सपेंसेस जो ऊपर किसी कैटेगरी में नहीं आ पाया, वो किस में चला जाएगा? अदर एक्सपेंसेस में। जो ऊपर किसी कैटेगरी में नहीं आ पाया, वो किस में चला जाएगा? अदर एक्सपेंसेस। कुछ भी हो सकता है इसमें, कुछ भी हो सकता है इसमें। इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड हो सकते हैं, इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड होते हैं, बट हमें कैसे पता चलेगा सर क्या है? रेफर नोट्स टू अकाउंट्स, रेफर नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स बताएगा कि अदर एक्सपेंसेस में आ क्या रहा है। अगर उसमें लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। अगर उसमें लिखा हुआ है लॉस बाय फायर, कुछ भी लिखा हो सकता है, उसमें वेजेस भी हो सकते हैं। सर उसमें वेजेस कैसे हो सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, मैं कह रहा हूँ एम्प्लॉय बेनिफिट में नहीं दिखाया उसने, अदर एक्सपेंसेस में दिखा दिया, उसकी मर्जी। आपके सामने तो अकाउंट बने बनाए आ रहे हैं ना। आपसे पूछेंगे वेजेस कहाँ जाएंगी, तो आप बोलोगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपके सामने बनी हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है, और अदर एक्सपेंसेस में वेजेस आ रहा है, तो मेरा क्वेश्चन है कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? तो डायरेक्ट है। मेरा क्वेश्चन है कि अदर एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं या इनडायरेक्ट? कुछ भी आ सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा? नोट्स टू अकाउंट्स। बट if nothing is specified, if nothing is specified कि सिर्फ लिखा है अदर एक्सपेंसेस 50,000, तो it will always be treated as an indirect expense. टोटल एक्सपेंसेस आपको ऑर्डर में याद करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एंड लास्ट में अदर एक्सपेंसेस। इन सबको एड अप करेंगे तो क्या आता है? टोटल एक्सपेंसेस। क्या आता है? टोटल एक्सपेंसेस।
Total revenue minus total expenses will give you profit before tax. Profit before tax minus tax will give you profit for the period, also known as profit after tax. क्या बोलते हैं इसको? Profit after tax, PAT. इसको क्या बोलते हैं? PBT. रेशियोज में आपने PBT भी सुना, PAT भी सुना, PBIT भी सुना, तो सब आएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। फॉर्मेट के साथ साथ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये बताना चाहिए कि इनमें से कौन से डायरेक्ट हैं, कौन से इनडायरेक्ट हैं, क्योंकि वो आपको रेशियोज में भी यूज करने हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी यूज करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार हम फिर से पूरा दोबारा सुनेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट, इट इज अ डायरेक्ट इनकम। अदर इनकम, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इट इज एन इनडायरेक्ट इनकम। रेवेन्यू में दो ही चीजें होती हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट? क्या इसका मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्यों नहीं, मटेरियल ही तो है जो आपको सामान बनाने में यूज होता है, तो यस इट इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, देयरफॉर इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, आप जिस चीज में डील कर रहे हो वो तो आपका है ही डायरेक्ट एक्सपेंस। चेंज इन इन्वेंट्री तीनों चीजों की हो सकती है, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक एंड ट्रेड, इट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट एक्सपेंस। चेंज इन, क्योंकि आपका स्टॉक ही तो है ये, तो चेंज इन इन्वेंट्री इज ऑल्सो direct expense, it is also a direct expense. Change in inventory. Employee benefit expenses, indirect expenses if nothing is specified. तो ऊपर लिख जगह डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। अगर उसमें कुछ वेजेस का पोर्शन आ रहा है तो वो डायरेक्ट होगा, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट होंगे। फाइनेंस कॉस्ट ऑलवेज इनडायरेक्ट। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ऑलवेज इनडायरेक्ट। डेप्रिसिएशन होती है टैंजिबल एसेट्स पे, अमोर्टाइजेशन होती है इनटैंजिबल एसेट्स पे। अदर एक्सपेंसेस नोट्स टू अकाउंट्स बताएंगे कि उसके अंदर आ क्या रहा है, बट अगर कुछ नोट्स टू अकाउंट्स में कुछ मेंशन नहीं है, बस अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं एज अ टोटल, तो वो क्या माने जाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, तो ये डाउट क्लियर? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, पीबीटी क्या हो जाए? जैसे इसको नाम दिया हमने यहाँ पे, अगर आप बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये इसलिए लिखा है कि आपकी मर्जी है, आप रेवेन्यू को ए दें या रोमन 1 दें, आप एक्सपेंसेस को बी दें या रोमन 2 दें। ए बी में बातें हो रही है तो फिर वो ए बी सी डी होंगी, न्यूमेरिक्स में हो रही है तो फिर वो 1 2 3 4 होंगी। अब मैं अल्फाबेट्स में बात कर रहा हूँ तो सी क्या हो जाएगा? पीबीटी। कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। पीबीटी माइनस टैक्स क्या आ जाएगा? पीएटी। कोई भी डाउट? पहला पॉइंट आपको ये एज इट इज याद होना चाहिए। दूसरा, जस्ट रीड वंस, कंटेंट्स जस्ट रीड वंस, ठीक है ना? पहले आप इसको याद करेंगे, मतलब पहले लिखेंगे, कोई डाउट आएगा वो पूछेंगे।